बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 4 और ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 26 के साथ आपसे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है जो टॉपिक है हमारा जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब नाम से ज़ाहिर है। इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी मीन लव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लव विद इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन से जितनी मोहब्बत होगी ना, इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने पर उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, खारिज करेगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसके डेफिनेशन में देखें जरा। तो ये तो एनर्जी रिलीज या खारिज होने की बात क्लियर होगी। उसके साथ उसने यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड का लफ्ज भी लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब्ड कब होती है? जब पहले से एक नेगेटिव चार्ज हो और आप उस पर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहें, दाखिल करना चाहें। जैसे नीचे एक एग्जांपल भी है ऑक्सीजन के हवाले से, वो भी हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाकायदा डेफिनेशन क्या हुई फिर? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम। एक गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, के उसका क्या बन जाए, नेगेटिव आयन। जैसे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी को किससे ज़ाहिर किया जाता है? नेगेटिव साइन से। किससे ज़ाहिर किया जाता है? नेगेटिव। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब वो पहला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन दिस केस इज एक्सप्रेस इन नेगेटिव फिगर। इनको नेगेटिव फिगर में शो करते हैं। नेगेटिव का मतलब खारिज होना। एज इन द केस ऑफ हेलोजन, जैसे कि हेलोजन में फ्लोरीन की मिसाल आपने पढ़ ली। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यूनी नेगेटिव, यूनी वन नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयन, यूनी नेगेटिव आयन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया जाता है जो पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज हो। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और यूनी नेगेटिव पे एक और पहले से नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इस दौरान इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जज़ब करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात ठीक साबित होगी कि एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यहाँ पे वही बात उसने बताई हुई है, जैसे ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर -144 किलो जूल पर मोल एनर्जी, यानी एनर्जी खारिज होगी 141 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ये देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये यूनी नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन के दौरान हमें इसको ऐड करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, दाखिल करनी पड़ेगी। ये तो था। यहाँ पर आ जाएं इसकी एग्जांपल्स होगी दो। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिख भी दिया है कि एनर्जी, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पॉजिटिव फिगर। कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को पॉजिटिव फिगर में ज़ाहिर करते हैं जब एक यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें। इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ, अब यहाँ पर वो फैक्टर जिन पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स कौन से हैं अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? जी, कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मजीद हासिल करने की सलाहियत है। ठीक है, ये तीन बातों पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। अब थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लें कैसे। स्मॉलर साइज ऑफ एटम हो तो विद वन और टू वैकेंसी, जिसमें एक या एक से ज्यादा या दो वैकेंसीज हो इन द आउटर मोस्ट शेल, शो लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत होती है। छोटा साइज हो और सिर्फ एक वैकेंसी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत होगी और इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। जनरली यही बात, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये ट्रेंड है।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर विद इन अ पीरियड। अब ये ट्रेंड है, पीरियड में क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसी तरह डिक्रीज विद लाइटर टू हैवियर एलिमेंट, यानी कम मैस वाले एलिमेंट से ज्यादा मैस वाले एलिमेंट की तरफ ऊपर से नीचे क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। ठीक है, ग्रुप में, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कंबाइन करते हैं। कैसे, देखें, जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी जज़ब करवाई जाती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए कितनी एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, इट मीन दोनों सूरतों में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है फॉर इलेक्ट्रॉन। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा खारिज होगी, और अगर जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ज्यादा जज़ब होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रेडिक्ट करती हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली लूज कर सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताता है कि कितना रेडिली या आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का ट्रेंड सेम है, ये बात ध्यान में रख लें। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। पहले आपने पढ़ा हुआ है कि हम इस चैप्टर के शुरू में ही पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, अब पहले हम मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और फिर उसका एक ट्रेंड पढ़ेंगे। ठीक है, मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मेटल की करैक्टरिस्टिक पढ़ें। केमिकली ऑल एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये डेफिनेशन है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड मेटल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा करने की सलाहियत रखती हैं उन्हें मेटल कहते हैं। ऑल मेटल्स, अब इनकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके करेक्टरिस्टिक होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट, इनके एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और वो जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ना मेटल, ये सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ बेसिक ऑक्साइड है, जो पानी में डिसॉल्व होकर आपको क्या देता है, बेस देता है। तो इसका मतलब है कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इसका ट्रेंड आ जाए। ट्रेंड, जितना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा बिगर साइज ऑफ एटम से, उतना उसका मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। देयरफॉर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज बढ़ता है ना, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी जो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, सॉरी मेटालिक करैक्टर है, वो ऊपर से नीचे बढ़ता है एक गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट में। ठीक है, और इसका उलट क्या है, इट डिक्रीज, यानी ये मेटालिक करैक्टर, ये अब इसका मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड है किसमें, पीरियड में। ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ये पीरियड में क्या होता है, कम होता है। द एलिमेंट ऑफ, अब उसके एक एग्जांपल दे रहा है कि जो इंथाई राइट पे हैं, जो हैलोजेंस हैं, ये सबसे कम मेटालिक करैक्टर रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा है, इनमें से इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट है एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन आर कॉल्ड नॉन मेटल। उधर वो क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आसानी से तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो ऑल द गैसेस एंड आर नॉन मेटल, जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, नॉन मेटल, एंड द नॉन मेटल्स आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे कंडक्टर
नहीं होते, वो कंडक्टर थे। ये डिफरेंस भी आ सकता है मेटल और नॉन मेटल में। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उनकी क्या थी, बेसिक ऑक्साइड बनाना, इनकी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड बनाना, ठीक है। और विच यील्ड एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जो पानी में हल होकर क्या पैदा करते हैं, एसिड बनाते हैं। अब इनका ट्रेंड पढ़ लें। अब इनका ट्रेंड अगर पढ़ें तो नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज एज एटम इज इंक्रीज। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटम बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत, एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत क्या होती रहती है, कम। इसलिए नॉन मेटालिक करेक्टर भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ग्रुप में वो बता रहा है लाइक हेलोजन जो है वो नॉन मेटालिक इन करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हेलोजन में उसकी मिसाल देकर कहता है क्योंकि यही नॉन मेटल है ना, तो इनका नॉन मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे क्या होता है, कम होता है। फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल in this periodic table, और ये ट्रेंड कैन आल्सो बी वेरीफाइड विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 एंड 6। पांचवें और छठे ग्रुप में भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। जैसा कि पांचवें छठे ग्रुप का जो पहला पहला मेंबर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये प्योर नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। लेकिन इनके नीचे देखें बिस्मथ और पोलोनियम, ये लास्ट मेंबर है, मेंबर्स एट द बॉटम ऑफ दीज ग्रुप आर फेयरली मेटालिक इन नेचर। ये किसी हद तक मेटालिक होते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर आकर यहाँ से आप साबित कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे ग्रुप में मेटालिक करेक्टर कम और नॉन मेटालिक करेक्टर सॉरी मेटालिक करेक्टर ज्यादा और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पीरियड की बात नहीं की है नॉन मेटालिक करेक्टर में। तो आप लोग वो जहन में रख लें कि लेफ्ट से राइट साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होती है, इसलिए लेफ्ट से राइट नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। इधर टॉप से बॉटम ग्रुप में नॉन मेटालिक करेक्टर कम होता है, लेफ्ट से राइट पीरियड में नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत बढ़ती रहती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये आपको क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ये बताता है कि उस एलिमेंट के एटम इकट्ठे रहने के लिए कितनी मजबूती से बाउंड है। अगर वो ज्यादा मजबूती से बाउंड है एटम, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, और यही लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट टेल्स अस समथिंग अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग एटम्स और मॉलिक्यूल इन देम। एलिमेंट में एटम या मॉलिक्यूल आपस में कितनी मजबूती से बाउंड है, आर बाउंड टुगेदर, कितनी इकट्ठे मजबूती से बाउंड है। अब ये डिपेंड करता है कि बाउंड या बॉन्ड बनाने, बाउंड करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट का आउटर मोशल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब यही बात सिर्फ पीरियड में बताई हुई है। पीरियड में देखें अक्रॉस द पीरियड, शॉर्ट पीरियड जैसा कि दूसरा और तीसरा, पहला तो वेरी शॉर्ट है ना, और दूसरा और तीसरा शॉर्ट पीरियड है। उन पीरियड्स में जब हम बात करें तो हमें पता चलता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले 4 एलिमेंट तक यानी चौथे ग्रुप तक बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद कम होता है नोबल गैसों तक, और फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट इज लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है पहले ग्रुप का। पीरियड में बात करें पहले देखें लिथियम फर्स्ट ए से है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन बेरिलियम के सेकंड ए से ताल्लुक रखता है, लेकिन पीरियड दूसरा ही है, पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आउटर मोशल में एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने के लिए या बाउंड करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 3। और कार्बन कितने करता है? 4। यही वजह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बाउंडिंग द एटम टुगेदर
कार्बन कितने कंट्रीब्यूट करता है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की सूरत में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात उसने कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि ये हर एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है सिर्फ टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम, दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड इज कंसिडरेबली हाई। क्यों? देन 1a। क्यों? क्योंकि each atom provide 2 binding electron, 2 binding electron provide करता है। ठीक है, अब वही बात मैक्सिमम, since carbon has maximum number of binding electron, कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रखता है, thus it has a very high melting point, इसका melting point बहुत ज्यादा होता है इन डायमंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई कार्बन शो मैक्सिमम या हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डायमंड के केस में क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है इन विच ईच एटम बाउंड टू 4 अदर कार्बन एटम, 4 कार्बन एटमों के साथ जुड़ा होता है। इन जनरल एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए जॉइंट मॉलिक्यूल। आप ये जनरली कह सकते हैं कि जॉइंट मॉलिक्यूल की सूरत में होते हैं जिनका कोवलेंट स्ट्रक्चर जॉइंट बहुत बड़ा होता है। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। और सॉरी, ये हम किधर पहुंच गए हैं, पीछे आ गए। चलें, सॉरी, यहाँ पे आना था। ये अब एक और जो चीज यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो ये ग्रुप पीरियड में तो बात हो गई है। अब ग्रुप में जो वेरिएशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर व्हेन वी मूव फ्रॉम 4 टू, अच्छा ये पीरियड में ही चेंजेस को ही डिस्कस कर रहा है, 4 to 5, 6 and 7 as lighter element of these group exist as a small covalent molecule। अब इनके जो छोटे एलिमेंट हैं, मतलब चौथे के बाद नाइट्रोजन N2 छोटे से मॉलिक्यूल की फॉर्म में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 ये भी छोटे से मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 ये भी छोटे से मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। कॉन्सिक्वेंटली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो होते हैं, और यही आपको ग्राफ में बताने की कोशिश भी की है उसने। ये देखें ऊपर से नीचे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, और नियॉन का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा नहीं होते। फिर आगे देखें तो पहले ग्रुप में फिर वही सोडियम बढ़ रहा है, फिर मैग्नीशियम बढ़ रहा है, फिर एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, सिलिकॉन बढ़ रहा है, फिर फास्फोरस के बाद कम हो रहे हैं। यहाँ पे सल्फर थोड़ा सा एक्स्ट्रा शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी भी एक रीजन है। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इसका पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने इसको ऐसे ही ज़हन में रख लेना है कि सल्फर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो कर। हाँ, इसकी एक रीजन सिंपल सी है, वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये S8 8 मॉलिक्यूल 8 एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इनमें 8 एटम इकट्ठे मिलकर रहते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। चलें, ये भी आपको रीजन पता चल गई। नेक्स्ट, ये तो पीरियड में ट्रेंड था ना, अब ग्रुप में ट्रेंड देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1a एंड 2a एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहले से दूसरे तक कम होता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये क्या बदतमीजी है अभी। अब इसकी भी रीजन है, देखें, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बढ़ जाता है ग्रुप में। देखो इसमें कितने हैं, सबसे छोटा है, इसका साइज थोड़ा बढ़ता है, लेकिन द बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम आर रिलेटिवली वीक, यानी बड़े साइज के एटम के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती एज कंपेयर टू स्मॉलर एटम, छोटे एटमों की निस्बत। अब उसने यहाँ पे बताई हुई है कि पहले और दूसरे ग्रुप में टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये सबसे
कम मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो कर रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ती हैं, फिर वो कम यहाँ है तो बेरिलियम से कम यहाँ ऊपर से नीचे कम होते जा रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो कर रहा है। इसके रीजन आपको बताता हूँ। कैल्शियम के मुकाबले में इसका साइज छोटा होता है, एक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, कैल्शियम इसमें जो वैलेंस शेल का एस सब शेल है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता इतनी मजबूती से जितनी मजबूती से कैल्शियम या स्ट्रोंशियम करते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसकी रीजन सिर्फ एक ही मेरे ज़हन में आ रही है, जो आपने अपने ज़हन में रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो मैग्नीशियम है इसका साइज रिलेटिवली बेरिलियम से थोड़ा बड़ा होता है और कैल्शियम से क्या होता है, छोटा होता है। अब ये मैग्नीशियम अपने रिलेटिवली दरमियाने साइज की वजह से और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एस सब शेल में मुकम्मल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी मजबूती से बाउंड नहीं करता, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है। अब आगे हम 7वें ग्रुप के एलिमेंट की बात कर लें। ग्रुप में 10 पढ़ रहे हैं ना, तो एक जो आपकी बुक में ग्रुप डिस्कस किया आप वही याद करें, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। अब देखो पहले और दूसरे में डिक्रीज कर रहे थे, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके रीजन ये क्या बात सॉरी ये क्या बात हुई भाई कि ग्रुप में तो ट्रेंड यही चलता आता है कि ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, क्योंकि बड़े साइज की वजह से बाइंडिंग फोर्स इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन इधर बड़े साइज की वजह से बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर, और आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में पढ़ा था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो पोलर बनने की सलाहियत बढ़ती है, पोलर बनने की सलाहियत बढ़ती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसानी से डेवलप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसानी से डेवलप होते हैं, तो अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। आपने पहले फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया था कि इनके क्यों बढ़ते हैं, उसके रीजन क्या है, बड़े साइज की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चलें आज के लिए बस इतना ही रहने दें, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।